चलिए सुनते हैं अमृता प्रीतम जी की कहानी शाह की कंजरी, मेरी यानी स्वीटी की आवाज में। उसे अब कोई नीलम नहीं कहता था, सारे शाह की कंजरी कहते थे। नीलम को लाहौर के एक हीरा मंडी के चौबारे में जवानी चढ़ी थी और वहीं पर एक रियासत के मालिक के हाथों पूरे 5,000 में उसकी नथ उतरी थी और वहीं पर ही उसके हुस्न के आग ने सारे शहर को जला दिया था। फिर एक दिन वह हीरा मंडी का सस्ता चौबारा छोड़कर शहर के सबसे महंगे होटल फ्लैटी में आ गई थी। वही शहर था, पर सारे शहर को जैसे रातों रात उसका नाम भूल गया हो। सबके मुंह से सुनाई देता था, शाह की कंजरी। गजब का गाती थी, कोई गाने वाली उसकी तरह मिर्जे की पुकार नहीं लगा सकती थी। इसीलिए लोग चाहे उसका नाम भूल गए हों, पर उसकी आवाज नहीं भूल सके। शहर में जिसके भी घर तवे वाला बाजा था, वह उसके रिकॉर्ड करे हुए तवे जरूर खरीदता था। पर सारे घरों में तवे की फरमाइश के समय हर कोई यही कहता था, आज शाह की कंजरी वाला तवा जरूर सुनना है। दबी छिपी बात तो नहीं थी, शाह के घर वालों को भी पता था। केवल पता नहीं था, उनके लिए बात पुरानी भी हो गई थी। शाह का बड़ा लड़का जो अब शादी के लायक था, जब गोद में था तब सेठानी ने जहर खाकर मरने की धमकी दी थी। पर शाह ने उसके गले में मोतियों का हार पहनाकर उससे कहा था, शाहनिए, वह तेरे घर की बरकत है। मेरी आंख जौहरी की आंख है। तूने सुना नहीं हुआ कि नीलम ऐसी चीज है जिसके लिए उल्टा पड़ जाए उसका लाखों खाक कर देता है, पर जिसे सीधा पड़ जाए उसे खाकों को लाख कर देता है। वह वही नीलम है, हमारी राशि के साथ मेल खा गई है। जिस दिन से उसका साथ बना है, मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं तो सोना बन जाती है, पर वही एक दिन घर उजाड़ देगी, लाखों को खाक कर देगी। शाहनी ने छाती के दर्द को सहकर उसी तरफ से दलील दी थी जिस तरफ से शाह ने बात चलाई थी। मैं तो बल्कि डरता हूं कि इन कंजरियों का क्या भरोसा। कल को और किसी ने सब्ज बाग दिखाए और यह हाथ से निकल गई तो लाखों का खाक हो जाना तय है। शाह ने फिर अपनी दलील दी थी। तब शाहनी के पास और कोई दलील नहीं रह गई थी, केवल वक्त के पास रह गई थी। और वक्त चुप था, कई बरसों से चुप था। शाह सचमुच जितने पैसे नीलम पर लुटाता था, उससे कई गुना बढ़कर पता नहीं कहां कहां से चलकर उसके घर आ जाते थे। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर के छोटे से बाजार में होती थी, पर अब सबसे बड़े बाजार में लोहे के जंगले वाली सबसे बड़ी दुकान उसकी थी। घर के स्थान पर पूरा मोहल्ला ही उसका था, जिसमें बड़े बड़े लोग किराएदार थे। जिसके तहखाने वाले घर को उसकी शाहनी कभी एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। कई साल हुए, शाहनी ने एक दिन मोहरों से भरे ट्रंक को ताला लगाते हुए शाह से कहा, उसे चाहे होटल में रखो और चाहे उसके लिए ताजमहल बनवा करके दो, पर बाहर की बला बाहर ही रखना। उसे मेरे घर मत लाना, मुझे उसके मुंह नहीं लगना। और सचमुच शाहनी ने आज तक उसका मुंह नहीं देखा था। जब उसने यह बात कही थी तो उसका बड़ा बेटा उस समय स्कूल पढ़ता था और अब वह विवाह के लायक हो गया था। पर शाहनी ने ना उसके गाने वाले तवे घर में लाने दिए और ना घर में किसी को उसका नाम ही लेने दिया। वैसे उसके बेटों ने दुकान दुकान पर उसके गाने सुने हुए थे और हर जाने अनजाने आदमी से सुना हुआ था, शाह की कंजरी। बड़े बेटे का ब्याह था। घर पर 4 महीनों से दर्जी बैठे हुए थे। कोई सूटों पर सलमा काट रहा था, कोई तिल्ला, कोई किनारी, कोई दुपट्टों पर सितारे मंड रहा था। शाहनी के हाथ भरे हुए थे। रुपयों की थैली निकालती, खोलती और फिर दूसरी थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती। शाह के दोस्तों ने शाह की दोस्ती का वास्ता दिया कि लड़के के ब्याह पर कंजरी जरूर गवानी है। वैसे उन्होंने बात बड़े तरीके से की थी ताकि शाह को कहीं गुस्सा ना आ जाए।
वैसे तो शाहजी नाचने गाने वालियां बहुत हैं, जिसको मर्जी बुलाओ, पर वहां मलकाए तरन्नुम जरूर आए जहां मिर्जे की एक पुकार लग जाए। फ्लैटी होटल आम होटलों जैसा नहीं था। वहां पर अधिकतर अंग्रेज लोग ही आते और ठहरते थे। उसमें अलग अलग कमरे भी थे, पर बड़े बड़े 3 कमरों के एक सेट भी थे। ऐसे ही एक सेट में नीलम रहती थी। शाह ने सोचा कि दोस्तों यारों का दिल खुश करने के लिए वह एक दिन नीलम के यहां एक रात की महफिल रख लेगा। यह तो चौबारे पर जाने वाली बात हुई, एक ने कहा। तो सारे बोल पड़े, नहीं शाहजी, वह तो केवल आपका ही अधिकार बनता है। पहले कभी इतने वर्षों तक हमने कुछ नहीं कहा, उस जगह का नाम भी कभी नहीं लिया। वह तो आपकी अमानत है। हमें तो भतीजे की शादी की खुशी मनानी है। उसे खानदानी घरों की तरह अपने घर बुलाओ, हमारी भाभी के घर। बात शाह के मन भाती थी, इस बात से भी कि वह दोस्तों यारों को नीलम के घर का रास्ता दिखाना नहीं चाहता था। चाहे उसके कानों में भनक पड़ती गई थी कि उसकी गैर हाजिरी में अब कोई अमीर ज्यादा नीलम के पास आने लगा था, और दूसरा इस बात से भी कि वह चाहता था कि नीलम एक बार उसके घर आकर उसके घर की तड़क भड़क देख जाए। पर वह शाहनी से डरता था, दोस्तों को हामी नहीं भर सका। दोस्तों यारों में से ही 2 ने राह सुझाई और शाहनी के पास जाकर कहने लगे, भाभी, तुमने बेटे की शादी के गीत नहीं गवाने क्या? हमने तो सारी खुशियां मनानी है। शाह ने सलाह बनाई है कि एक रात चारों यारों की महफिल नीलम के यहां हो जाए। बात तो ठीक है, लेकिन हजारों खर्च हो जाएंगे। आखिर घर तो तुम्हारा ही है। पहले क्या उस कंजरी को थोड़ा खिलाया है? तुम सयानी बनो भाभी, उसे गाने बजाने के लिए एक दिन यहीं बुलवा लो। बेटे के ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपए भी लूटने से बच जाएंगे। शाहनी पहले तो गुस्से से भरी और बोली, मैं उस कंजरी को सिर नहीं लगाना चाहती। पर जब उन्होंने ठसके से कहा, यहां तो भाभी तुम्हारा राज है, वह बांदी बनकर आएगी तुम्हारे हुक्म से बंधी हुई, तुम्हारे बेटे की खुशियां मनाने के लिए। हेटी तो उसकी है, तुम्हारी काहे की? जैसे कमीन कुमने डोम मिरासी आए, वैसे ही वह आ जाएगी। बात शाहनी के मन को छू गई। वैसे भी कभी सोते बैठते उसे ख्याल आता था, एक बार देखूं तो सही है कैसी। उसने कभी उसे देखा नहीं था, पर कल्पना जरूर की थी, चाहे डर कर, सहम कर और चाहे एक कसक के साथ। शहर में घूमते फिरते यदि किसी कंजरी को तांगे में बैठी हुई देखती तो ना सोचना चाहते हुए भी सोच जाती, क्या पता वही हो। चलो मैं एक बार देख ही लूं। वह मन ही मन घुल सी गई। जो उसने मेरा बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अब और वह क्या कर लेगी। एक बार चंद्री को देख तो लूं। शाहनी ने हामी भर दी, पर एक शर्त रखी, यहां ना शराब उड़ेगी ना कबाब। भले घरों में जैसे गीत गाए जाते हैं उसी तरह गीत करवाऊंगी। तुम मर्द लोग भी बैठ जाना, वहां आए और सीधी तरह गाकर वापस चली जाए। मैं वैसे ही 4 बताशे उसकी झोली में डाल दूंगी, जो और लड़कियों को दूंगी जो घोड़ियां गाएंगी। यही तो भाभी हम कहते हैं, तुम्हारे सयाने पर से ही तो घर बना हुआ है, नहीं तो कौन जाने क्या हो जाता। वह आई। शाहनी ने खुद अपनी बग्गी भेजी थी। घर जान पहचान के लोगों से भरा हुआ था। बड़े कमरे में सफेद चादरें बिछाकर बीचों बीच ढोलकी रखी गई। घर की औरतें घोड़ियां गा रही थीं। बग्गी घर के दरवाजे पर खड़ी हुई तो रिश्तेदारों में कुछ उतावली औरतें भागकर खिड़कियों के पास चली गईं और कुछ सीढ़ी वाले हिस्से की ओर। अरे क्यों बदचुगनी करती हो, घोड़ी बीच में ही छोड़ दी। शाहनी ने रौब जैसा दिया तो, पर उसकी आवाज उसे खुद धीमी सी लगी, जैसे उसके दिल में एक धमक सी हुई हो। वह सीढ़ियों पर चढ़कर दरवाजे तक आ गई थी। शाहनी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्ला फैलाया, जो सामने देखने के लिए वह साड़ी के शगुनों वाला गुलाबी रंग का सहारा ले रही हो। सामने उसने हरे रंग का बाकड़ी वाला गरारा पहना हुआ था। गले में लाल रंग की कमीज थी और सर से पैरों तक ढलकी हुई हरे रेशम की चुन्नी।
एक झिलमिल सी हुई। शाहनी को एक पल को ऐसा लगा जैसे हरा रंग सारे दरवाजे पर फैल गया हो। फिर कांच की चूड़ियों की छनछन हुई तो शाहनी ने देखा एक गोरा गोरा हाथ एक झुके हुए माथे को छूकर उसे सलाम दुआ जैसा कुछ कर रहा था, और साथ ही एक छनकती सी आवाज, बहुत बधाइयाँ शाहनी, बहुत बधाइयाँ। वह बड़ी नाजुक सी थी, पुतली जैसी, हाथ लगाने से दोहरी होती थी। शाहनी ने उसे एक गांव तकिए के सहारे हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा तो शाहनी को लगा कि उसकी मासल बाह बड़ी ही बेडौल लग रही थी। कमरे में एक कोने में शाह भी था, उसके दोस्त भी थे, कुछ रिश्तेदार मर्द भी। उस नाजुक सी ने उस कोने की ओर देखकर भी एक बार सलाम किया, फिर दूर गांव तकिए के सहारे ठुमक कर बैठ गई। बैठते हुए कांच की चूड़ियां फिर छनकी थी। शाहनी ने इस बार उसकी बाहों की ओर देखा, हरे कांच की चूड़ियों को, और फिर स्वभाववश अपने बाहों में पड़ी हुई सोने की चूड़ियों की ओर देखने लगी। कमरे में एक चकाचौंध सी छा गई। हर किसी की आंखें जैसे एक ही ओर घूम गई, शाहनी की अपनी आंखें भी। पर उसे अपनी आंखों को छोड़ सारी आंखों पर गुस्सा सा आ गया। वह फिर एक बार कहना चाहती थी, अरे बदशगुनियां क्यों करती हो, घोड़ियां गाओ ना। पर उसकी आवाज उसके गले में घुट गई। शायद औरों की आवाज भी उसके गले में घुट सी गई थी। कमरे में एक खामोशी छा गई। वह कमरे के बीचों बीच पड़ी हुई ढोलकी की ओर देखने लगी और उसका जी किया कि वह बड़ी जोर से ढोलकी बजाए। खामोशी उसी ने तोड़ी जिसके लिए खामोशी छाई थी। कहने लगी, मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का सगन करूंगी, क्यों शाहनी। और शाहनी की ओर देखकर हंसते हुए घोड़ी गाने लगी। निकी निकी बूंदे निकिया मीह वे वरे, तेरी माँ वे सुहागन तेरा सगन करे। शाहनी को अचानक ही सब्र सा आ गया, शायद इसलिए कि गीत वाली माँ वही है और उसका मर्द भी केवल उसका मर्द है, तभी तो माँ सुहागन है। शाहनी हंसती हुई सी बिल्कुल उसके सामने बैठ गई, जो इस समय उसके बेटे का सगन कर रही थी। घोड़ी खत्म हुई तो कमरे की बोलचाल फिर से लौट आई। फिर कुछ स्वाभाविक सा हो गया। औरतों की ओर से फरमाइश आई, ढोल की रोड़े वाला गीत। मर्दों वाले हिस्से से फरमाइश आई, मिर्जे की सद्दा। गाने वाली ने मर्दों की ओर की फरमाइशें सुनी अनसुनी कर दी और ढोलकी को अपनी ओर खींचकर उसने ढोलकी के साथ अपना घुटना जोड़ लिया। शाहनी कुछ रौ में आ गई, शायद इसीलिए कि गाने वाली मर्दों की फरमाइशें पूरी करने की बजाय औरतों की फरमाइशें पूरी करने लगी थी। मिलने आई औरतों में शायद कुछ को पता नहीं था। वह एक दूसरे से कुछ कुछ पूछ रही थी और कई उसके कानों के पास जाकर कह रही थी, यही है शाह की कंजरी। कहने वालियों ने चाहे बहुत धीरे से कहा हो, खुसर फुसर जैसा कुछ, पर शाहनी के कानों में आवाज पड़ रही थी, कानों में बज रही थी, शाह की कंजरी, शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। और शाहनी के मुंह का रंग उतर गया। तभी ढोलकी की आवाज ऊंची हो गई और साथ ही गाने वाली की आवाज, सूहे वे चीरे वालियां मैं कहनी हां। और शाहनी का कलेजा थम सा गया। यह सूहे चीरे वाला मेरा ही बेटा है, सुख से आज घोड़ी पर चढ़ने वाला मेरा बेटा। फरमाइशों का अंत नहीं था। एक गीत खत्म होता, दूसरा गीत शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की ओर से फरमाइशें पूरी करती, कभी मर्दों की ओर से। बीच बीच में कह देती, कोई और भी गाओ ना, मुझे सांस लेने दो। पर किसकी हिम्मत थी उसके सामने गाने की। उसकी खुमारी भरी आवाज, हूंक जैसी आवाज। वह भी शायद कहने को ही कह रही थी। वैसे एक गीत खत्म होते ही दूसरा छेड़ देती थी। गीतों की बात और थी, पर जब उसने मिर्जे की तान छेड़ी, उठनी साहिबा सुतिए, उठ के दे दीदार, हवा का कलेजा हिल गया। कमरे में बैठे हुए मर्द बुत बन गए। शाहनी को फिर एक घबराहट सी हुई। उसने नजर बचाकर शाह के मुंह की तरफ देखा।
शाह भी और बुतों की तरह बुत बना हुआ था, पर शाहनी को लगा वह पत्थर का हो गया है। शाहनी के कलेजे में हौल उठा और उसे लगा कि अगर यह घड़ी छिन गई तो वह आप ही हमेशा के लिए मिट्टी का बुत बन जाएगी। वह करे कुछ भी करे, पर मिट्टी का बुत ना बने। काफी शाम हो गई, महफिल खत्म होने को आ गई। शाहनी का कहना था कि वह आज उसी तरह केवल बताशे बांटेगी जिस तरह उस दिन लोगों को बांटते हैं, जिस दिन गीत बिठाए जाते हैं। पर जब गाने खत्म हुए तो कमरे में चाय और कई तरह की मिठाइयाँ आ गई और शाहनी ने मुट्ठी में दबाया हुआ 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के सिर पर वारा और उसे पकड़ा दिया, जिसे लोग शाह की कंजरी कहते थे। रहने दे शाहनी, आगे भी तेरा ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसका हंसना उसके रूप की तरह झिलमिल कर रहा था। शाहनी के मुंह का रंग फीका पड़ गया। उसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज भरी सभा में शाह के साथ अपना संबंध जोड़कर उसकी हेठी कर दी है। पर शाहनी ने अपने आप को संभाल लिया, एक वादा सा किया कि आज उसने हार नहीं माननी, और वह जोर से हंस पड़ी। नोट पकड़ाती हुई कहने लगी, शाह से तो तू रोज ही लेती है, पर मेरे से तूने फिर कब लेना है? चल आज ले ही ले। और शाह की कंजरी 100 के नोट पकड़ती एक ही बार में नीची सी हो गई। कमरे में शाहनी की साड़ी का सगुनों वाला गुलाबी रंग फैल गया। आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम जी की कहानी शाह की कंजरी। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।